गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रुपेश बेनीवाल आप सभी के साथ एक बार फिर से अपनी वोकैब सीरीज़ को लेकर स्टार्टिंग से हमारा ये फर्स्ट फेज़ है। लास्ट टाइम मैं एक शॉर्ट्स में आपके सामने लाइव आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट कि अभी स्टार्ट होने से पहले ही 329 सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक्स अ लॉट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वोकैब की पहली सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। और मैं पहले बताऊं, स्पेशल रहने का एक और रीज़न है क्या कि हमारी वोकैब सीरीज जो होगी वो बेस्ड होगी रिपब्लिक डे स्पेशल, रिपब्लिक डे स्पेशल सीरीज। यू मोस्ट वेलकम, लेट्स जॉइन अस। ये सारी की सारी वोकैब सीरीज आपकी यूजफुल होगी। मेनली अगर देखा जाए तो एसएससी, CGL, SSC, CHSL, साथ साथ में MTS और उसके बाद में जो DSSB की कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, उन सभी में आपकी सारी इंग्लिश, इवन दिल्ली पुलिस में भी, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो इस सीरीज़ में आपके पहले दिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम। अब मैं बिना देरी करे शुरू करना चाहूँगा। ज़रा देखिए, पहले दिन की जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आज का जो मैटर है, आपका जो आज का जो कंटेंट है वो रिलेटेड रहेगा आपका इंग्लिश विद रुपेश बेनीवाल सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द नेशन। हम उन वन वर्ड की बात करेंगे जो हमारे नेशन, हमारे राष्ट्र से रिलेटेड है। आई मीन जो किसी कंट्री को, जो किसी राष्ट्र को बनाने में योगदान करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ए लवर ऑफ वंस कंट्री। अगर बात चलती है लवर ऑफ वंस कंट्री की, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करे, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करे, उसको क्या बोलते हैं? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहली बात आती है पैट्रियट। पैट्रियट जो होता है उसको कहा जाता है देशभक्त। सबसे पहला आंसर ही आपका यही है। अगर बात करें, पैट्रियट जो होता है वो होता है आपका देशभक्त। सेकंड ऑप्शन है जिसे कहा जाता है मार्टिर। अब ये क्या होता है? इसको कहा जाता है शहीद। शहीद का मतलब आपके माइंड में जो है वो ठीक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा थोड़ा कुछ होता है। जैसे हम बताएं, शहीद का मतलब ये नहीं है कि जो देश के लिए ही अपनी जान दे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने परिवार के लिए अपनी जान देते हैं, उन्हें भी मार्टिर बोला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? किसी अच्छी चीज के डिफेंस में अगर वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको भी मार्टिर बोला जाता है, ठीक है। अगली बात हम करना चाहेंगे कॉम्पैट्रियट। अच्छा वर्ड है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आता है, ऐसा नहीं है। पैट्रियट होता है देशभक्त। अगर हम बात करें कॉम्पैट्रियट, तो ये ऐसा वर्ड होता है, मान लीजिएगा आप इंडियन हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो वो भी इंडियन हो, तो वो आपका कॉम्पैट्रियट कहलाएगा। मतलब ऐसा इंसान, वो और आप दोनों के दोनों एक ही देश से प्यार करते हो, किसी एक ही कंट्री से रिलेटेड हो और एक ही देश के लिए देशभक्त बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैट्रियट। अब बात आती है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट आप सभी जानते हैं, इसका बहुत ही इजी वर्ड है, ये होते हैं राष्ट्रवादी, ठीक है। कि ऑब्वियसली काफी लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में भी जिन्होंने बीच में आने के बाद में इंडिया के हारने पर भी जश्न मनाया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनको प्रेशर में लिया उसके बाद में वो क्या कहते हैं? दैट वी आर ऑल्सो नेशनलिस्ट, कि हम भी राष्ट्रवादी हैं। ऐसा नहीं है, बस हम टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर वो ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि वो भी हमारे नेशन से ही बिलोंग करते हैं, वो भी राष्ट्र को करते हैं, तो उस वर्ड को, जो अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं नेशनलिस्ट। नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे इससे आगे, थोड़ा सा रिपीटिशन ले लेते हैं, ठीक है। रिपीटिशन में ले लेते हैं। पैट्रियट हो गया हमारा देशभक्त, मार्टिर हो गया हमारा शहीद। कॉम्पैट्रियट वो दो लोग आपस में कॉम्पैट्रियट होते हैं जो एक ही देश से रिलेटेड होते हैं।
इसने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा लवर ऑफ वंस कंट्री, कि ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री से प्रेम करे वो सिर्फ पैट्रियाट होता है, देशभक्त। ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉम्पैट्रियाट कहलाएंगे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कंट्री से रिलेटेड है, तब एक स्पेशल कंडीशन होती है। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे की वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीज आ रही है। वो कह रहे हैं वन हु डाइज, एक व्यक्ति या कोई भी ऐसा हु डाइज जो मरता है, फॉर अ नोबल कॉज, किसी अच्छे कारण के लिए। अगर अच्छे कारण के लिए जान दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पैट्रियाट पहला वर्ड है, एक बार फिर से देशभक्त, सेम ऑप्शन है। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड होता है, इससे आपका अच्छा रिपीटिशन हो जाता है। एक वर्ड अगर एक से ज्यादा बार आता है तो आपको अच्छा रिपीटिशन मिलेगा शुरू में। ठीक है, दूसरी बात आती है मार्टिर। मार्टिर क्या होता है? इसको हम ऑब्वियसली बोलते हैं क्या? शहीद। शहीद मतलब वन हु डाइज, जो मरता है फॉर ए नोबल कॉज, किसी पवित्र कारण के लिए जो अपनी जान दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको शहीद बोलते हैं। ठीक है, सेकंड का आंसर आपका कॉम्पैट्रियाट एक बार फिर से, एंड नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। चलिए फिर इससे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन फ्रॉम योर कंट्री। ये आया वर्ड, देखिए बिल्कुल सही, जरा ध्यान से सुनिए। अ पर्सन फ्रॉम योर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो आपकी कंट्री से हो। ऑब्वियसली जैसे आप विदेश में हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेनर ही आपको मिलने वाले हैं, इंडियन आपको बहुत कम ही से मिलेंगे, या फिर आप ऐसी लोकेलिटी में रहें कि आपको इंडियन मिले। तो जो दूसरा इंसान इंडिया से रिलेटेड आपको मिलेगा, अ पर्सन फ्रॉम योर कंट्री, एक इंसान जो आपके देश से है, वो क्या है? कॉम्पैट्रियाट। बात समझ में आ रही है? वो आपका कॉम्पैट्रियाट होता है, जिसे कहा जाता है एक ही देश से रिलेटेड। ठीक है, कॉम्पैट्रियाट। नेक्स्ट वन, अब बात करेंगे एन एडवोकेट ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ और अ स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट। एन एडवोकेट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है? एन एडवोकेट, एडवोकेट जो होते हैं वो प्योरली सपोर्टर कहलाते हैं एक तरीके से, ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, जो राष्ट्रीय आजादी के समर्थक होते हैं। ठीक है, ये ऑफ थोड़ा एक्स्ट्रा लिख गया है, और अ स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट, और साथ साथ में या फिर आप एक या तो ये कह दीजिएगा नेशनल इंडिपेंडेंस के जो एडवोकेट होते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ भाई हम इंडिपेंडेंट रहें, अपनी कंट्री को संभालते हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, या फिर ए स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट, एक राष्ट्रीय सरकार जो होती है उसको क्या कहते हैं? उन दोनों को कहते हैं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी बोले तो जो लोग राष्ट्र को समर्पित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रवादी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा एक बार और, इसके बाद हम अपना अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हियर इट इज, अ सॉन्ग दैट इज डिवोटेड टू द गॉड। बहुत अच्छा सॉन्ग है, जरा ध्यान से सुनिए। बात चल रही है एक ऐसा सॉन्ग जो हमारे ईश्वर को डिवोटेड रहता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, सबसे पहला आता है डिर्ज। अच्छे से देखें, डिर्ज होता है शोक गीत। शोक गीत, यहां पर हम बात करेंगे एक और, डिर्ज के अलावा एक और होता है शोक गीत, जिसे कहा जाता है इलेजी। एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। आप देख सकते हैं कि मतलब एक शोक गीत जो लिखा गया है इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, एक देश के चर्चयार्ड में। ठीक है, ये एक इंग्लिश की रचना है, आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ी होगी। इलेजी का मतलब भी क्या होता है? शोक गीत। ओके, ठीक है, तो अगर हम बात करें डिर्ज की, देखें जरा, अगर हम बात करें डिर्ज की, तो डिर्ज जो होता है ये होता है शोक गीत, और सेम इसी का एक सिनोनिम होता है जिसे कहा जाता है इलेजी। ओके, अब बात करते हैं एंथम। एंथम आप जानते हैं जैसे कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। एंथम इज नॉट अ कॉमन सॉन्ग। एंथम ये या तो अपनी कंट्री को या जिसकी हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो एंथम हम ये कह सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, तो ये एक सॉन्ग होता है जो डिवोटेड होता है ईश्वर को या ईश्वर की तरह, चाहे वो आपके पेरेंट्स को डिवोटेड हो, चाहे वो आपकी कंट्री को, जिसके लिए आप बहुत अच्छा डिवोशन रखते हैं, प्योर वाला।
ठीक है, तो उसको हम एंथम कह सकते हैं। हिंदी में एंथम को कहा जाता है गान, जैसे हमारा नेशनल एंथम आ जाता है। ठीक है, जरा इसको क्लियर करें और देखें। अब बात चल रही है इससे आगे। ठीक है, ये हुआ हमारा नेशनल एंथम। एंथम बोले तो गान, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब बात आ रही है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है, इसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। भाई कविताओं का जो संग्रह है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एंथोलॉजी। आप दूसरी बात में ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये एक शायरी का पार्ट भी होता है। ठीक है, कि हाँ भाई वो लोग काफी एंथोलॉजी लिखते हैं या वो काफी शायरी लिखते हैं, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कॉन्ग्रीगेशन। काफी अच्छा वर्ड है, देखिए ध्यान से सुनिए। रिपीटेडली एसएससी में हाल फिलहाल में देखा गया है। बात क्या आती है, कॉन्ग्रीगेशन की हिंदी होती है भक्त मंडली। भक्त मंडली, जो लोग वर्शिपर्स होते हैं ना, जो पूजा अर्चना में ध्यान देते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों के समूह को कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। यहां तक ओके ओके। क्वेश्चन पूछा उसने, ए सॉन्ग दैट इज डिवोटेड, एक गीत जो डिवोटेड है किसके लिए भला, ईश्वर के लिए, उसको या तो कहेंगे एंथम या ऐसा एक और वर्ड आता है, HYMN, हाइम बोलते हैं इसको। इसे हिंदी में कहा जाता है भजन। एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा गीत जो हमारे ईश्वर के लिए डिवोटेड रहता है, उसको क्या कहते हैं, हाइम कहते हैं या फिर एंथम कहते हैं। तो देखिए नेशनल एंथम आपकी रेस्पेक्ट का इतना बड़ा पार्ट बनता है, आपको उसे पूरी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज वो आपका एंथम है एक तरीके से, जैसे आप गॉड को डिवोटेड करते हैं उसी तरह से। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की। द क्वेश्चन इज, वो कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की जो डिस्ट्रिक्ट होती है और उस डिस्ट्रिक्ट में भी कोई छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट नहीं, बात चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, जो अधिशासी टाइप की डिस्ट्रिक्ट होती है, जहां से बैठकर शासन डील किया जाता है, चलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, शहर। ओके, पहला वर्ड है शहर। यही होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ कंट्री। आप जानते हैं कि बहुत कम समय के लिए इलाहाबाद को भी कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, इलाहाबाद भी उस टाइम पर क्या बनी थी, एक दिन के लिए, जितने भी टाइम के लिए बनी थी उसको बोलते हैं शहर। ओके, डोमेन की बात आती है। देखिए डोमेन क्या है, डोमेन कोई भी एक क्षेत्र विशेष होता है। ठीक है, चाहे तो वो नेटवर्किंग के लिए हो, ठीक है, चाहे वो हम ये कह सकते हैं कि कहीं से किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो उसका डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के लिए आता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हो। हाँ, एक जिला ऑब्वियसली डोमेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जहां से सभी जगह का संचालन किया जा सके वो होती शहर। ओके, रिपब्लिक सुनिएगा। रिपब्लिक जो होती है, देखिए पब्लिक के पहले एक वर्ड है पब्लिक, पब्लिक बोले तो जनता, पब्लिक के पहले एक वर्ड लगा दिया गया है री। तो रिपब्लिक की अगर बात चले तो जैसे डायरेक्ट से वेबसाइट डायरेक्टली कनेक्ट होने की जगह वो रीडायरेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसी तरह से रिपब्लिक कहा जाता है जिसमें पब्लिक के द्वारा ना होते हुए भी इनडायरेक्ट तौर पर तब भी पब्लिक की ही सरकार हो। मतलब इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। जितने भी प्रतिनिधि लोग होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, जितने भी प्रतिनिधि लोग होते हैं, प्रतिनिधि जैसे कि देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, डेलीगेट्स हो गए, जो डेलीगेट्स होते हैं वो भी प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसको बोला जाता है रिपब्लिक। इसे गणतंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, गणतंत्र। ठीक है, अब आगे पढ़े। सेम गणतंत्र का सिनोनिम होता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब भी रिपब्लिक से ही आता है, गणतंत्र से ही आता है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रमंडल या गणतंत्र। देखिए क्या वर्ड आ रहा है, राष्ट्रमंडल या गणतंत्र। भाई सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहां पर सभी लोग एक साथ बैठते हैं। भला सभी लोग में कौन कौन,
मेनली जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरी जनता एक साथ नहीं बैठ सकती, ऐसा संभव नहीं है, बट जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ बैठते हैं उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो कॉमनवेल्थ का मीनिंग आप जानते ही होंगे, राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल को अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ पूरी तरह से रिपब्लिक का एक सिनोनिम होता है। क्वेश्चन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ कंट्री, किसी देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट होती है उसको बोलते हैं शहर। ओके, अब बात करेंगे हम इससे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो कह रहे हैं वन हु गोज, एक व्यक्ति ऐसा जो जाता है, वन हु गोज जो जाता है टू अनदर कंट्री टू सेटल देयर, एक दूसरे देश में वहां सेटल होने के लिए। देखिए, जो इंडिया से जाकर बाहर सेटल हुए हैं उन लोगों को कहा जाता है एमिग्रेंट। ठीक है, एमिग्रेंट जो यहां से जाकर बस जाते हैं। हिंदी में अगर याद करेंगे आप प्रवासी या प्रवासी, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, आप सीधे से याद कीजिएगा। इमिग्रेंट जो होता है, इसको याद कीजिए इन से, एक तरीके से इन साउंड दे रहा है, जैसे कि इनका, इन बोले तो इनकमिंग, बोले तो जो आने वाले हैं वो इमिग्रेंट, और जो यहां से जाकर बसने वाले हैं वो क्या है? एमिग्रेंट है। कोई इंसान है जो इंडिया से बाहर जाकर बस गया, वो एमिग्रेंट है, और जो बाहर से आकर इंडिया में बस गया वो क्या है? इमिग्रेंट है। अगर हम बात करें रेफ्यूजी, ओके, रेफ्यूजी क्या होते हैं? देखिए ध्यान से सुने, ये होते हैं शरणार्थी। जैसे हम बात करें दलाई लामा जो हैं वो तिब्बत से या चाइना से हमारे इंडिया में आए हैं, तो वो क्या है? रेफ्यूजी है यहां के लिए। अगली बात, डेमागोग, बड़ा ही अच्छा वर्ड है। डेमागोग होता है जनोत्तेजक, इसे कहा जाता है जनोत्तेजक। जनोत्तेजक मतलब जहां जहां डेमो आएगा वहां वहां बात होगी पब्लिक की। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जहां जहां डेमो आएगा वहां बात होगी किसकी? पब्लिक की। जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, सीधे पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय पब्लिक, तो डेमोक्रेसी भाई सीधी बात, क्रेसी जब भी सफिक्स में आएगा वो सरकार की बात करेगा। ये वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बोले तो गवर्नमेंट बाय पब्लिक, प्रजातंत्र जैसे होता है, ऐसे वर्ड है डेमागोग। डेमागोग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जनता मतलब प्रजा को उत्तेजित करता है, उनमें आह्वान करता है किसी काम को करने के लिए, तो हम कह सकते हैं डेमागोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जनोत्तेजक। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता को बार बार एक अच्छी श्रेणी में लाने की कोशिश करते हैं या उकसाते हैं कि अपने देश से थोड़ा सा प्रेम प्रदर्शन रखिए, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप अपने कल्चर के प्रति उत्साहित रहिए, तो वो सभी लोग क्या कहलाएंगे? आपके डेमागोग कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट कर लें। वन हु गोज टू अनदर कंट्री, जो अनदर कंट्री किसी दूसरे देश में जाता है वहां सेटल होने के लिए, जाने वाला एमिग्रेंट और आने वाला इमिग्रेंट, रेफ्यूजी शरणार्थी और डेमागोग जनोत्तेजक। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम अपने अगले। बात चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको पता ही है, अब ये कह रहा है वन हु कम्स, जो आते हैं टू अ कंट्री, एक देश में, किस लिए आते हैं भाई? सेटल होने के लिए आते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि इम बोले तो इनकमिंग, क्या इम बोले तो इनकमिंग समझ लीजिए। इमिग्रेंट जो आते हैं और एमिग्रेंट जो जाते हैं। ओके, थोड़ा सा साउंड फिनिक्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। इमिग्रेंट जो आते हैं और एमिग्रेंट जो जाते हैं। ठीक है, आकर बसा कोई तो इमिग्रेंट, जाकर बसा तो एमिग्रेंट। यहां तक क्लियर है? रिफ्यूजी आप जानते हैं, शरणार्थी, डेमागोग हो गया जनोत्तेजक। तो वो बात किस चीज की कर रहा है? वो कह रहा है जो आकर बस जाए, तो वो आप लोगों के लिए क्या होगा? सॉरी, इमिग्रेंट होगा। इससे पहले का आंसर एमिग्रेंट जो जाकर बसे, इसका आंसर इमिग्रेंट जो आकर बसे। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ नेशन, एक राष्ट्र, स्टेट और अ पॉलिटिकल यूनिट। बिल्कुल सही है भाई। पॉलिटिकल यूनिट क्या हो जाती है हमारी? पॉलिटिकल यूनिट अगर जनता सीधे वोट कर रही है तो वो डेमोक्रेसी कहलाती है, और अगर रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें राइट रखते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? रिपब्लिक। चलिए देखते हैं जरा।
क्या कहलाती है? वो कह रहे हैं कॉमनवेल्थ। देखिए ध्यान से सुने, कॉमनवेल्थ अभी बताया हमने, इनको कहते हैं राष्ट्रमंडल, या सिनोनिम होता है ये किस चीज का भाई? रिपब्लिक का। जो रिपब्लिक एक तरीके से जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स लोग अपनी सरकार बनाते हैं, ठीक है, सभी लोगों की सरकार बनाते हैं, उस राष्ट्र को, उस नेशन को जो बोलते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के एक साथ मिलने के बाद, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव के एक साथ बैठने के बाद जो देश बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं, जिसे कहा जाता है राष्ट्रमंडल। ओके, रिपब्लिक, ठीक है, या हम कह भी सकते हैं कि क्या भला गणतंत्र बनता है एक तरीके से, ठीक है। डोमेन सामान्य क्षेत्र होता है, स्टेट कोई राज्य हो गया, टेरिटरी भाई सीधी सी बात ये है, ये भूभाग के लिए आता है, कोई भी टेरिटरी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। ओके, लेकिन उसने जो क्वेश्चन में पूछा आपसे, उसने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है ए नेशन, कोई राष्ट्र या कोई स्टेट, और अ पॉलिटिकल यूनिट, और या फिर कोई पॉलिटिकल यूनिट क्या कहलाती है, ठीक है। पहली बात रिपब्लिक कहते हैं उसको, एक बात, और दूसरा ऑप्शन आ सकता है हमारा रिपब्लिक का सिनोनिम जिसे कहा जाएगा कॉमनवेल्थ। अब जल्दी से बिना देरी करें हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं द लैंड, वो भूमि, दैट अ रूलर और अ गवर्नमेंट कंट्रोल्स, वो जगह, ठीक है, वो भूमि, ठीक है, जिसे कोई रूलर, ठीक है, या फिर कोई सरकार कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं? पहला आंसर दे रखा है टेरिटरी। ओके, टेरिटरी के साथ साथ देखो ध्यान से सुनना, रिपब्लिक होता है गणतंत्र जो लोगों से बनता है, इसका जगह से कोई मतलब नहीं है। डोमेन होता है वो क्षेत्र, डोमेन वो क्षेत्र होता है जिस पर कोई भी एक तरीके से राज करे। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी पीछे बात की थी हमारे एक क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि वो एक ऐसा क्षेत्र हो जहां से पूरे जगह का शासन चलाया जाए। बहुत सारी ऐसी भी जगह होती हैं जिन पर कोई राज करता है बट वो उस जगह पे नहीं रहता, कहीं और बैठकर वहां की सत्ता डील की जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, डोमेन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी ना किसी व्यक्ति के, सरकार के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, उसे डोमेन कह सकते हैं या टेरिटरी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह का निवासी होते हुए आपकी जगह पे चुनाव लड़ लेता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी टेरिटरी हो गई या वो उसके डोमेन हो गया। रिपब्लिक आप फिर से जानते हैं, रिपब्लिक लोगों से बनता है, रिपब्लिक का मतलब जगह से नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है, गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों की सरकार। बात करें मोनार्की, देखिए बड़ा ही अच्छा शब्द है मोनार्की, बोले तो मोनार्की राजतंत्र के लिए ही आता है। बात करें तो मोनार्की आता है राजतंत्र के लिए ही, लेकिन मोनार्की सिस्टम में एक मोनार्क राजा बनता है जो उस पद के काबिल हो, जबकि इसका एक सिनोनिम होता है, उसे कहा जाता है रेजाइम। रेजाइम भी राजतंत्र होता है, मोनार्की राजतंत्र और रेजाइम भी राजतंत्र, लेकिन मोनार्की में जो काबिल मोनार्क होगा वो राजा बनेगा, और रेजाइम में सिर्फ वो व्यक्ति जो उस राजघराने से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। एनार्की, एनार्की की हिंदी हो जाती है आपकी अराजकता। क्या हो जाती है? अराजकता, ठीक है। तो अगर हम बैक टू बैक बात करें, डोमेन का मतलब कोई विशेष क्षेत्र, ठीक है, द लैंड दैट अ रूलर और गवर्नमेंट कंट्रोल्स, कोई भी जगह जिसे कोई शासक या फिर कोई सरकार कंट्रोल करती है, टेरिटरी बोलते हैं डोमेन, ठीक है। बात चलती है रिपब्लिक, मोनार्की, जैसे हम ये कर चुके हैं, मोनार्की का मतलब राजतंत्र, एनार्की का मतलब अराजकता, ठीक है। चलिए अब एक ही क्वेश्चन का आंसर देना था हमें इसमें, हम इसको कर चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो उस भूमि को जिसे कोई रूलर या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करता है उसको कहते हैं डोमेन। अब बात है क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, किसी काम को करने का ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है, सीधी सी बात होती है, उसको कहा जाता है मैंडेट। हिंदी में कहा जाए तो जनादेश,
ध्यान से सुनिए, इस टाइम पर इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के ठीक बाद बात चलेगी कि मैंडेट आ रहा है। मैंडेट आ रहा है मतलब बार बार जनादेश आ रहा है, जनता का आदेश आ रहा है कि इस व्यक्ति को गद्दी पे बैठाइए। यही व्यक्ति हैं जो सीएम बनने वाले हैं। आप सभी बहुत जल्दी जल्दी अपने अपने माइंड से अपने अपने प्रतिनिधि को अच्छा समझ रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक मैंडेट आएगा जनता की तरफ से, उसी को कहेंगे हम जनादेश, ठीक है। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग। अब आप लोगों ने इस टाइम पे, या आप लोग एक तरीके से उन्हें वोट दे चुके हैं, तो जब आप वोट दे चुके हैं तो ऑफिशियल ऑर्डर आना तो जरूरी है, ठीक है। आपने अपने अपने एमएलए सेलेक्ट कर लिए हैं, और आपके एमएलए जब उन्हें सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑफिशियल ऑर्डर आएगा और हमारे सीएम बन जाएंगे, ठीक है। अब बात आ रही है इपिस्टल, काफी अच्छा वर्ड है, इसको हिंदी में आप देखेंगे काफी कठिन है, धर्मपत्र बोला जाता है। एसएससी सीजीएल की फेवरेट लिस्ट में से है ये। एपिस्टल को धर्मपत्र बोला जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आया है अ वर्ड्स लेटर, ओके। अ वर्ड्स लेटर, वर्ड्स होता है छंदयुक्त, इसको छंद बोला जाता है। मतलब किसी चीज को प्रोज वाली संरचना में ना रखते हुए एक छंद वाली, जिसे गाया जा सके, ठीक है, ऐसी संरचना में रखने वाला पत्र। एक ऐसा पत्र जो छंद युक्त रचना में रखा जाए, जिसे गाकर सुनाया जा सके, उसको आप सर्च करेंगे धर्मपत्र मिलेगा, या ऐसा पत्र जो होता है उसे एपिस्टल कहा जाता है। भाई एपिस्टल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब कभी लोग शास्त्रार्थ करते थे ना एक दूसरे से, ठीक है, तो एक राज्य का व्यक्ति जो धर्मगुरु हुआ करते थे, वो अपनी संस्कृत में पत्र लिखकर दूसरे में भेजा करते थे। फिर जब दूसरी जगह पर वो पत्र पहुंचता था तो दूसरे धर्मगुरु उसको पढ़ते थे, तो आपस में इनका शास्त्रार्थ भी हुआ करता था, ठीक है। उसी चीज को एपिस्टल बोला करते हैं, ठीक है। लेटर नॉर्मल सा पत्र है। मैन्युस्क्रिप्ट, काफी अच्छी बात है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? देखिए, जो किताब सबसे पहली बार हाथ से लिखी जाती है ना, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मैन्युस्क्रिप्ट। यहां तक क्लियर है? डन। अब बात आ रही है थोड़ा इससे आगे की। मैंडेट जनादेश हो गया, एपिस्टल धर्मपत्र हो गया, लेटर सामान्य पत्र, मैन्युस्क्रिप्ट होती है हाथ से लिखी जाने वाली किताब, ऐसी स्क्रिप्ट जो पहले हाथ से लिखी जाती है। क्वेश्चन है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग। जनादेश होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर जो किसी काम को करने के लिए होता है, या फिर द पावर टू एक्ट, वो पावर जो एक्ट करने के लिए होती है, किसी काम को करने के लिए होती है, दैट जिसे वोटर्स गिव, जो वोटर्स हैं, वोट देने वाले हैं, वो देते हैं टू दियर इलेक्टेड लीडर्स, अपने इलेक्टेड लीडर्स को जो देते हैं, वो शक्ति देते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैंडेट कहते हैं, जनादेश कहते हैं। बहुत जल्दी दिया जाएगा अभी, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ेंगे अब हम, ठीक है। रिपीट कर लीजिएगा, मैंडेट जनादेश होता है, एपिस्टल एक पत्र होता है जो छंदयुक्त हो, ठीक है, लेटर सामान्य पत्र, और मैन्युस्क्रिप्ट हो जाती है आपकी हाथ से लिखी गई वो सबसे पहली किताब, ठीक है। बाद में तो छपाई होती है, हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन वही है, वेरी गुड। अ स्क्रिप्ट, एक लिपि, रिटन बाय हैंड्स, जो लिखी जाती है बाय हैंड्स, हाथों के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, वो कह रहे हैं वंस मदरलैंड, किसी की मातृभूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी की मदरलैंड, ऑब्वियसली पहला ऑप्शन मदरलैंड। चलिए ये थोड़ा सा मैच खा गया है, या मदरलैंड होता है, या फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? कंट्री, देश, ठीक है। बात आती है मदर टंग, ठीक है। इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, ध्यान से सुनिएगा, इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, कहीं मिसिंग हो गया है धोखे से, उसकी जगह मदरलैंड ही हो चुका है, ओके। चलिए डिस्कस करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना होगा, अगले पर आते हैं। आप सभी जानते हैं मदर टंग मातृभाषा होती है, मदरलैंड वही भूमि। आंसर होने को ये हो सकता है, और यही क्वेश्चन में दिया है, तो सेम हो गया। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज वॉलंटरीली एब्सेंट फ्रॉम होम, जो स्वेच्छा से, वॉलंटरीली एब्सेंट फ्रॉम होम, जो अपनी इच्छा से, ठीक है,
जितने भी वॉलेंटियर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे होते हैं स्वेच्छाकारी, जो अपनी इच्छा से किसी काम को करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। देखिए किसी भी पार्टी की रैली होती है तो यही कहा जाता है ये सभी वॉलेंटियर हैं, ठीक है। तो वॉलेंटियर जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। वॉलेंटरीली होता है अपनी इच्छा से काम करते हुए। ए पर्सन, एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करता है, क्या करता है भला? एब्सेंट रहता है फ्रॉम होम, अपने घर से या फिर अपने देश से, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुने, कई बार का एक सजेशन होता है कि यदि आपको नेगेटिव आंसर मिलते हैं उनको काट दीजिए, आपका आंसर मिल ही जाएगा। जो नहीं होना उसको काट दीजिए, जो होना है वो मिल ही जाएगा। भाई डिक्टेटर अपनी इच्छा से कहीं बाहर रहता है, कोई संबंध? डिक्टेटर सभी जानते हैं, डिक्टेटर बोले तो तानाशाह। तानाशाह अपनी इच्छा से सब पे राज करता है, बाहर क्यों रहेगा भाई? दूसरी बात, फ्रॉड। फ्रॉड वो होता है जो किसी का पैसा लेकर भाग जाए, ठीक है। बात आती है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड ये होता है भागना, ठीक है। और एब्सकॉन्ड भगोड़ा होता है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं भगोड़ा, ओके। फ्रॉड एब्सकॉन्डिंग इंडिया में बहुत है, मतलब जो पैसे लेकर भाग जाते हैं, ऐसे बहुत हैं, ठीक है। अब बात चलिए डिक्टेटर। डिक्टेटर एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाह। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा से कहीं दूर रहे। अब बात आ रहा है आपका एक्सपेट्रिएट। देखिए पैट्रिएट से पता चल रहा है कि पहले ये अपनी कंट्री में था, लेकिन अब क्या हो गया है? एक्स। उसे उस देश से निकाल दिया गया है। जिसको देश निकाला दिया जाता है, देश निकाला दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। देश निकाला मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कि उसको एग्जाइल किया गया है। क्या किया गया? एग्जाइल किया गया है। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक्सपेट्रिएट ही होगा इसका आंसर। अ पर्सन हु वॉलंटरली एब्सेंट फ्रॉम होम, ठीक है। एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से एब्सेंट रहता है अपने घर से या फिर अपने देश से, ठीक है। अब आप ये कहेंगे देश निकाला तो उसको दिया जाता है? नहीं, वो एक अग्रीमेंट करके जाता है तब रहता है। बात समझ में आई? एक अग्रीमेंट होता है कहीं ना कहीं। ऐसा बहुत पहले हुआ करता था कि आप लोग इस बाउंड्री में नहीं आओगे, उनको एग्जाइल कर दिया जाता था। एग्जाइल का मतलब देश निकाला देना होता है, ठीक है। लेकिन जिसको निकाला गया है या जो शर्त के मुताबिक इतने समय बाहर रहता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा गलत ही काम हो, कुछ अच्छा भी काम हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एक्सपेट्रिएट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 है एन एक्साइल हु फ्लीज फॉर सेफ्टी, ठीक है। एक्साइल का मतलब एक तरीके से देश निकाला, जब व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। छोड़ के जो जाते हैं उनको एक्सोडस बोला जाता है। सुनिए, एक्सोडस होता है पलायन। पलायन भाई मथुरा से, कैराना से बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर गए। कम्युनिटी में विवाद होने की वजह से काफी लोग एक्सोडस कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। वो कह रहा है एन एक्साइल हु फ्लीज फॉर सेफ्टी, कि खाली कर करके निकलना, उस जगह से चले जाना। फ्लीज जो भाग जाते हैं, किस लिए भाग जाते हैं? फॉर सेफ्टी। अब अपने आप ही सोचिए, जितने भी रिफ्यूजी होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपने देश की किसी आपदा को देखते हुए, किसी परेशानी को देखते हुए वहां से छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो रिफ्यूजीज ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। जो फ्ली बोले, जो भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं फॉर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, वो रेफ्यूजी हो जाते हैं। अगला वर्ड एब्सकॉन्ड, भगोड़ा। बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों का मतलब होता है दिवालिया। बात समझ रहे हैं आप? जब कभी किसी व्यक्ति की योग्यता देखी जाती है एक बड़ा नेता बनने में, तो सबसे पहली शर्त होती है कि वो बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट ना हो, वो इंसान दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं एन एक्साइल हु फ्लीज फॉर सेफ्टी, कि किसी जगह को छोड़ छोड़ के निकलना, ठीक है, भाग जाना, किस लिए? सेफ्टी के लिए। वो जो करते हैं उनको बोलते हैं रेफ्यूजी, ओके। नेक्स्ट है आपका ओके अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक दिस इज द लास्ट, ओके।
दोज हु वॉज बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो लोग जो जन्म लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर है। एबोरिजिनीज, देखिए ये क्या होते हैं, ये वैसे तो एबोरिजिनीज जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं के मूल निवासी, ओके, इनको एबोरिजिनीज बोला जाता है। ओके, अब बात क्या आ रही है, नेटिव, नेटिव भी देसी होता है। आप इन दोनों को क्लिक कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं। दोज, वे लोग, हु वाज बोर्न, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, दोज के साथ हु वाज नहीं होगा, हु वर होगा भाई। दोज बोले तो वो लोग, हु वर बोर्न, जिन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, लिया था इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसी पर्टिकुलर प्लेस में जहां वो रहते हैं। इन दोनों का मतलब आता है देसी। कैसे लोग भाई, देसी। हम काफी बार लोगों को बोल लेते हैं ना कि यार ये आदमी बिल्कुल देसी है, मतलब ये नेटिव है या एबोरिजिनल है। ओके, वैसे ये पर्टिकुलर वर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए आता है, लेकिन कहीं के भी निवासियों के लिए अब ये यूज होने लगा है वो कैब के टर्म में। आंसर आपके दोनों के दोनों सही होंगे। वे लोग जो जन्म लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में और वहीं रहते हैं, तो वो वहां के देसी या मूल निवासी कहलाते हैं। दोनों का आंसर यही आता है। क्या आता है भाई, मूल निवासी। ओके, अब बात कर रहे हैं हम सी ऑप्शन, मार्टर बोले तो शहीद। और लास्ट वर्ड वेरी इंटरेस्टिंग, सीटोफोबिक, खाने से डरने वाला। फोबिया से मिलकर बनाया, फोबिया मतलब डर, सीटो का मतलब जब भी आता है ये रिलेटेड होगा फूड से। किससे भाई, खाने से। जैसे कि एक वर्ड आता है सीटोमानिया, सीटोमानिया। ओके, सीटोमानिया का मतलब होता है जैसे रेसलमानिया होता है ना लड़ाई के लिए पागलपन, वैसे ही होता है सीटोमानिया, बोले तो खाने के लिए पागलपन। एक आदमी एक्साइटेड रहता है कि कब हमें खाना मिले, तो वो सीटोमैनियक कहलाए जा सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है सीटोमानिया की। ठीक है, और जिन्हें डर लगता है खाने से उन्हें कहा जाता है सीटोफोबिक। यहां तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का सेशन पूरा होता है। दिस इज माय फर्स्ट सेशन। देखिए अभी तक कोई इतनी ज्यादा खास मुझे प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए एक शुरुआत कर रहा हूं, एक स्टार्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो इस एक शुरुआत के लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सपोर्ट मी। हाँ, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ हेजिटेशन, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सो मच। आपको एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।